नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत चौथी सीरीज पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को अर्थात के अंतर्गत लेंगे और उनका सॉल्यूशन विद विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे ताकि आपको ये अभ्यास हो सके कि ये प्रश्न कहाँ से उठाया गया है तथा इसका विस्तृत आंसर क्या है। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न 4। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत आता है किसी देश का व्यापार होता है, यानी व्हाट इज ट्रेड पूछा जा रहा है। व्यापार क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था में कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी वस्तुएं तथा सेवाएं विदेश में बेचते हैं, विदेशी देश में भेजते हैं या बेचते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा याद रखना, एक्सपोर्ट करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, और कितना हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब आयात, कितना हम आयात करते हैं, यानी दूसरे देश से हम कितनी वस्तुएं मंगाते हैं, कितनी वस्तुएं मंगाते हैं। क्लियर है? तो इंपोर्ट मीन्स होता है आयात, एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात, और आयात करने के अंतर्गत विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। तो ये विदेशी मुद्रा की मांग पक्ष को दिखाता है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये आपका ऊपर जो है विदेशी मुद्रा की पूर्ति, ये क्या दिखाती है? फॉरेन करेंसी की सप्लाई। याद रखना, तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है। तो व्यापार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट, कितना अर्थव्यवस्था में हम लोग निर्यात कर रहे हैं, माइनस कितना हम आयात कर रहे हैं, उसका अंतर ही व्यापार कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो कि निर्यात माइनस आयात, निर्यात में से आयात को घटा दीजिए, आपको व्यापार शेष पता चल जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट है, अर्थव्यवस्था में यदि आयात और निर्यात दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? व्यापार संतुलित है, यानी संतुलित व्यापार है, संतुलित व्यापार है। अगर एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है इंपोर्ट से, तो हम क्या कहेंगे? अतिरेक में है। एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो अतिरेक व्यापार शेष कहा जाएगा, अतिरेक व्यापार शेष कहा जाएगा, यानी हम सरप्लस ट्रेड में हैं। और अगर हमारे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो उससे हम क्या कहते हैं? घाटे का व्यापार कहेंगे, घाटे का व्यापार शेष कहा जाएगा। तो संतुलित व्यापार शेष, अतिरेक व्यापार शेष और घाटे का व्यापार शेष, तीनों हमने इसमें डिफाइन किया। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है? अर्थात भुगतान संतुलन की जब हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा चालू खाता, याद रखना 2 खाते होते हैं आपके पास, बेसिकली तो 3 होते हैं, बट चालू खाते के अंतर्गत जो आपका खाता होता है, उसमें हम लोग वस्तुओं तथा सेवा यानी माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, यात्रा व परिवहन को शामिल किया जाता है, अंतरण को शामिल किया जाता है, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। ये क्या होता है? पूंजी खाते का भाग होता है, ये चालू खाते का भाग नहीं होता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये उपर्युक्त माल, यात्रा व परिवहन, अंतरण, ये आपका चालू खाते के भाग हैं। बट ये जो आपका डी ऑप्शन है,
किसका पार्ट है? ये वास्तव में कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि। अगर आपकी मौद्रिक मजदूरी बढ़ जाए, ठीक है, यानी आपको रुपीज के रूप में ज्यादा वेज मिलने लगे, ठीक है, वेज आपको ज्यादा मिलने लगे, किधर एवं बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दर के बीच संबंध का अनुभव गम्य अध्ययन अर्थव्यवस्था में किसने प्रस्तुत किया? यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको A.W. फिलिप्स ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये ऑप्शंस कई बार पूछे जाते हैं। कभी कभी होता है A.W. फिलिप्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो जिसमें इसमें से हमको निकल करके आता फिलिप्स कर्व। आप आगे अध्ययन करोगे फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व कंबाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेज, मजदूरी और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बड़ा परेशान करते हैं। वेज के साथ हम लोग रोजगार अधिकतर यूज करने लगते हैं, वर्ड यूज करते हैं क्या, रोजगार, बे हटा देते हैं, बेरोजगारी याद रखना कंबाइन करते हैं किसके साथ, वेज के साथ। तो ये क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं, लोग एक कॉम्बिनेशन वहां पर आता है, एक आता है पहला ऑप्शन वेज अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा ऑप्शन आ जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात की गई होगी, इसलिए लोग अधिकतर ऑप्शन 2 आ देते हैं। अगर पूछा जाता व्हाट इज फिलिप्स कर्व, तो आपको याद रखना कि A.W. फिलिप्स ने फिलिप्स कर्व के माध्यम से बताया था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन, इसलिए मैं एक करेक्ट कर रहा हूं। अगला है शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो ये शिकागो स्कूल के इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल के इकोनॉमिस्ट हैं, उनके ये आपका होमवर्क है, कैम्ब्रिज स्कूल के कितने इकोनॉमिस्ट हैं। शिकागो स्कूल बेसिकली इसलिए काम करता है, तो याद रखना शिकागो स्कूल का मुख्य काम है मौद्रिक नीति पर चर्चा करना। मॉनेटरी पॉलिसी संबंधी जितने भी कार्य किए गए अधिकतर कार्य शिकागो स्कूल ने ही किए। ओके ना, मुद्रा से निम्न कार्यों में से कौन सा एक वर्तमान व भविष्य को जोड़ने में सहायक है? मुद्रा के हमने आप कई बार कार्य देखे, मुद्रा का कार्य क्या होता है, लेकिन बताइए ऐसा कौन सा कार्य है कि वर्तमान और भविष्य को जोड़ दे? आप इसमें ऑप्शन देखो, मूल्य का मापक है कि नहीं, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम और मूल्य का स्थानांतरण। जब हम इन चारों पे चर्चा करते हैं तो मुझे मूल्य का संचय बेस्ट ऑप्शन लगता है। क्यों? मूल्य संचय मतलब वर्तमान में मैंने 10 रुपये केजी गेहूं ले लिया, वीट ले लिया, अब मैं इसको 1 साल बाद बेच रहा हूं, तो ये गेहूं मेरा 20 रुपये केजी बिक रहा है। तो ये क्या हुआ, ये वर्तमान में मैंने गेहूं लिया, ये क्या हुआ, भविष्य में मैंने बेचा। तो याद रखना वर्तमान, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कनेक्ट करने के लिए मूल्य का संचय वर्ड यूज किया जाता है। हेंस वी कैन से दैट जो मूल्य का संचय है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र व्यापार से सुमेलित है? व्हाट इज फ्री ट्रेड? पहले तो आप प्रश्न ये उठे कि फ्री ट्रेड क्या होता है, स्वतंत्र व्यापार क्या होता है। अर्थव्यवस्था में जब फ्री ट्रेड का तात्पर्य होता है जब कोई भी प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, अर्थात सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए। वास्तव में जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वास्तव में फ्री ट्रेड पर ही आधारित रहा। ग्लोबलाइजेशन तभी सक्सेस हो सकता है जब विश्व की कोई अर्थव्यवस्था कोई प्रतिबंध ना लगाए। तो वास्तव में अर्थव्यवस्था में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अगर हम ये बात करते हैं
कि अर्थव्यवस्था में यदि कोई हम नहीं लगाते हैं, कोई बैरियर्स नहीं लगाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था फ्री ट्रेड है। और वास्तव में बैरियर्स जो होते हैं प्रशुल्क का अभाव। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो कहते हैं प्रशुल्क का अभाव, अगर प्रशुल्क का अभाव है तो आपका याद रखना कि स्वतंत्र व्यापार है। अगर प्रशुल्क लगाया जाता है, प्रशुल्क का मतलब दूसरे देश से अपने देश में जो वस्तुएं आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट पर जो टैक्स लगे, ओके, या एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगे, एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगे वो कहलाएगा टैरिफ। तो यदि टैरिफ नहीं लगता है तो हम कहेंगे फ्री ट्रेड हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, माना किसी देश के निर्यात मांग की लोच, यानी जो हम वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी, और आयात की मांग की लोच, ईएम, ओके, आयात की मांग की लोच, जिसको हम निर्यात की मांग की लोच के ईएक्स कहते हैं, एक्सपोर्ट कमोडिटी की इलास्टिसिटी, एंड इंपोर्ट कमोडिटी की इलास्टिसिटी। मान लीजिए वो अपने देश का अवमूल्यन कर दे। अवमूल्यन क्या है, फिर से डिफिनेशन, जब हम अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दें, जब हम अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दें, तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए पहले मेरी मुद्रा का 1 रुपए में मैं क्या करता था, मान के चलिए 10 kg कागज मिलता था। अब मैंने मुद्रा का मूल्य कम कर दिया, तो अब 1 रुपीज में हमने क्या किया कि मैं 15 kg वस्तुएं देने लगा। किसके, विदेश को। याद रखना, बाह्य मूल्य का तात्पर्य है फॉरेन कंट्री के लिए, अपने देश के लिए नहीं। तो जब हम अपनी देश की वस्तुओं का मूल्य, मुद्रा का मूल्य कम कर देते हैं, बाह्य मूल्य कम कर देते हैं, तो इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित हो जाता है या सरप्लस में आ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लोच इकाई से अधिक हो, तभी अवमूल्यन से भुगतान संतुलन में सुधार होगा। ये क्वेश्चन मेरे 3rd में भी था। जब आपकी आयातित तथा निर्यातित वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, तो आपको अवमूल्यन करना लाभदायक होगा, आपको बेनिफिट देगा, लाभदायक होगा। अवमूल्यन आपको करना चाहिए, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में अतिरेक होगा या आपके फेवर में आएगा। नाउ भारत को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता का रूप है। जो विश्व बैंक हमको हेल्प करता है वो किस रूप में करता है, उपहार देता है या सहायता? नहीं जी, गिफ्ट थोड़ा देगा वो हमको, कोई सब्सिडीज थोड़ा हमको देगा, नहीं। पूंजीगत वस्तु उद्योग में विनियोग, नहीं, ये भी नहीं करता। उपभोग वस्तु क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता, यानी उपभोग कंज्यूमर मार्केट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ कोलैबोरेट, नहीं। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करता है। याद रखना, विश्व बैंक जो है वो वास्तव में डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपको डैम बनाना है, जैसे आपको रोड बनानी है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उन सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए या निजी क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करना जो भविष्य में बहुत अधिक आवश्यक होंगे, तो विश्व बैंक की संस्था करती है। तो ऑप्शन कौन सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ भुगतान संतुलन अतिरेक, ओके, भुगतान संतुलन अतिरेक को ठीक किया जा सकता है अगर आपका बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, एक्सेस है, तो इसको कैसे सही कर सकते हो, इसको सही करने का तरीका क्या है? तो हम क्या कह सकते हैं
कि अर्थव्यवस्था में प्रबल निर्यात संवर्धन से नहीं, इससे नहीं सही होगा। सख्त विनिमय नियंत्रण से नहीं, इससे भी नहीं सही होगा। करेंसी के पूरा, हाँ इससे सही हो जाएगा। अगर हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ द मनी कर दे, पुनर्मूल्यांकन कर दें, तो उससे जो हमारे पास सरप्लस है, एक्सेस है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सही हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ मुद्रा के निम्नलिखित भागों में से किसे आरक्षित मुद्रा कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व मनी, रिजर्व मनी, व्हाट इज रिजर्व मनी? वह याद रखना, M0 को रिजर्व मनी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आरक्षित मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? तो M0 इज द रिजर्व मनी कहलाती है। भारत के रिजर्व बैंक, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर उधार देता है उसे किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, सीरीज 3 में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्पकाल में जिस दर पर कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है वो कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जिस दर पर प्रतिभूतियों को वापस लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, रेपो रेट अल्पकालिक वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बैंक रेट क्या है, दीर्घकालिक दर है। जब दीर्घकाल में आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है तो वो कहलाएगा बैंक रेट, लेकिन जब अल्पकाल में दिया जाएगा तो वो कहलाएगा, ये अल्पकालिक है तो अल्पकालिक कहलाएगा रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। बैंक दर में वृद्धि से क्या होगा? हमने क्या बोला, आरबीआई लोन देता है किसको, बैंक रेट पर लोन देता है कमर्शियल बैंक को, यानी एसबीआई को, पीएनबी को। ये एसबीआई पीएनबी मैंने एग्जांपल ले लिया कमर्शियल बैंक का। और कमर्शियल बैंक किसको लोन देते हैं, पीपल्स को, लोगों को। अगर बैंक रेट हाई होगा तो कमर्शियल बैंक लोगों को ऊंची ब्याज दर पर लोन देंगे, भाई अपने जेब से तो कोई दे नहीं देगा। तो अर्थव्यवस्था में यदि बैंक रेट बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी ब्याज की दर बढ़ा देंगे, और ब्याज की दर बढ़ा देंगे, लोगों को ऊंचे रेट पर ब्याज पर लोन प्रोवाइड करेंगे। तो पीपल लोन्स में ब्याज दर बढ़ जाएगी। तो बैंक रेट बढ़ने से ब्याज की दरें बढ़ जाती है, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है, ब्याज की दर में गिरावट आ जाती है। केवल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन लेता क्लियर है ए, बाकी कोई ऐसा नहीं ऑप्शन है। उधार दर, लेंडिंग रेट कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बैंक रेट डायरेक्ट इंटरलिंक करता है किस पर, ब्याज की दर से। और बैंक याद रखना, बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव कोरिलेशन होता। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर बैंक रेट घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। नाउ निम्नलिखित में कौन एक बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं? साख सृजन का तात्पर्य क्या है? साख सृजन का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा को फैलाना, अर्थव्यवस्था में चलन मुद्रा को प्रसारित करना, फैलाना। यानी अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा मनी देना साख सृजन कहलाता है। ठीक है, यानी लोगों की हाथ की क्रय शक्ति बढ़ जाए, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाए, क्लियर है, परचेजिंग पावर बढ़ जाए। तो ये काम रिजर्व बैंक डायरेक्ट तो करता नहीं है, रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से कराता है। मतलब कि वाणिज्यिक बैंक का कार्य होता है साख सृजन का कार्य करना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ भारत में मुद्रा स्फीत लिखा है, स्फीत होनी चाहिए। स्फीत की माप के लिए निम्नलिखित में से किसका एक प्रयोग किया जाता है? यानी जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन मेजरमेंट किया जाता है,
देख नहीं रहा, कह रहे हैं महंगाई दर बढ़ गई है, तो ये महंगाई दर जो बढ़ती है इसका मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है? ठीक है, तो इसका मेजरमेंट करने का कौन सा वो तरीका है या जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ गई है? तो इसको हम लोग कहाँ से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ी है? तो याद रखना, इसके लिए हम लोग थोक मूल्य सूचकांक को देखते हैं, ना तो उपभोक्ता ना तो उत्पादक, बल्कि थोक जो होलसेल आपका प्राइस इंडेक्स होता है उसको देखा जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि इन्फ्लेशन फैल रहा है या नहीं। दूसरा, इन्फ्लेशन क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्या है? एक बार रिकॉल कर लो, मुद्रास्फीति क्या है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़े लेकिन उत्पादन ना बढ़े, लेकिन उत्पादन उतनी तेजी से ना बढ़े। क्लियर? मुद्रास्फीति कहलाएगी। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तो बढ़ता है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता। इसको मेजरमेंट किससे करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक से इसको मेजरमेंट किया जाता है, उसके आधार पर सरकार अलग डिसीजन लेती है। ओके, अगला है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। भारत में बच्चों में कुपोषण का माप कैसे किया जाता है? हाउ टू मेजर malnutrition in Indian children? बच्चों में कुपोषण कैसे मापा जाता है? कुपोषण क्या, पहले तो डिफिनेशन आपको जानना चाहिए। कुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है? प्रश्न ये है, जब आवश्यक न्यूट्रिशन आपके बच्चे को उपलब्ध ना हो। ठीक है, आप देखोगे बहुत दुबले बच्चे होते हैं, आंख निकली हुई होती है, ब्लड कम होता है, दुबले पतले, वजन कम होता है, इसे कहते हैं कुपोषण। जब आवश्यक न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स आपके बच्चे में नहीं होता है तो क्या कहेंगे? कुपोषण का शिकार हो गया। एक और समस्या बहुत आ रही है, परपोषण, ओवर न्यूट्रिशन, परपोषण, ये क्या है? कुपोषण तो आपने नाम बहुत सुना, बट परपोषण क्या होता है? तो अगर हम कहें तो परपोषण, जब आप ये देखोगे विदेशों में बड़े घरों में आपने देखा होगा लड़के बड़े मोटे मोटे होते, हाथ पैर बड़े मोटे होते, यानी उनको ओवर, पेट बड़ा सा होता है, यानी उनको ओवर न्यूट्रिशन मिल गया है। गरीब देश में समस्या कुपोषण की है। ये एक डेवलपिंग कंट्री में समस्या क्या है? कुपोषण की है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में यानी विकसित राज्यों में, अमेरिका, यूरोप, परपोषण की समस्या है। यहाँ न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, कुपोषण का मतलब यहाँ ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? कैलोरी की मात्रा द्वारा? नो। परिवार में प्रति व्यक्ति आय के द्वारा? नो। नेशनल इनकम थोड़ा है। 1 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे जो अस्पताल की सुविधा के बिना पैदा हुए? नहीं। अस्पताल की सुविधा के बिना शायद तात्पर्य क्या होता है? अस्पताल नहीं थे तब भी लोग क्या थे? कुपोषित नहीं पैदा हुए भारत में। और 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे, 3 साल से एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल से अधिक ना हो, साथ ही साथ उसका वजन देखा जाता है, वजन काउंट किया जाता है। आप देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें बहुत अधिक सहयोग करते हैं और वो कुपोषण का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और इनके द्वारा उन परिवारों को कुपोषण से निपटने के लिए वास्तव में अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यूज की चीजें दी जाती हैं ताकि कुपोषण से हम देश में लड़ सके। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम कहें तो कुपोषण के लिए जो ये मेजरमेंट करने का काम होता है वो अधिकतर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता करती है और पीएचसी, सीएचसी हॉस्पिटल्स में भी कुपोषण का मेजरमेंट बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद उनका देखिए वेट किया जाता है, वजन तौला जाता है कि क्या उनके उम्र के अनुसार उनका वजन है, जिसके आधार पर हम उनको कुपोषित घोषित करते हैं या नहीं घोषित करते हैं। नाउ निम्न में से किसने भारत में गरीबी की गहनता
इंटेंसिटी, गरीबी की इंटेंसिटी मतलब गहनता, कितनी अधिक गरीबी है, कितनी कम गरीबी, सब लोग गरीब रहते हैं, बट वास्तव में जिन व्यक्ति को एक निवेदित खाना नहीं मिल पाता वो गरीब है। जिनके पास शेल्टर नहीं है, जिनके पास अपने कपड़े नहीं, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो गरीब है। ओके, तो इनमें से किसने किया, किसने नहीं किया? देखिए वर्ड, देखिए नहीं किया। बी मिन्हास ये है, इन्होंने पीके बर्धन की कई रिपोर्ट्स आई गरीबी गहनता पर। बीएम दांडेकर एवं रथ का बहुत अधिक आया, बट राजकृष्णन वास्तव में एग्रीकल्चर पर फोकस था इनका। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम की बात की थी और वहीं पर क्या हुआ, इन्होंने उसी पर फोकस किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो तीन इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने गरीबी की गहनता का अध्ययन किया, बट राजकृष्ण ने नहीं किया। नाउ राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर दिया था, याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर, ये एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ निम्न में से कौन सा एक कृषि क्षेत्र में नीली क्रांति से संबंधित है? याद रखना कई प्रकार की क्रांतियां, योर होमवर्क, आप लोगों का मैं होमवर्क यही दूंगा। होमवर्क क्या है, आप सारी क्रांतियों को, नीली, पीली, भूरी, व्हाइट, सारी क्रांतियों को आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड, इससे संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आज हमारा प्रश्न है व्हिच इज रिलेटेड विद द ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति से कौन है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति से जो हमारे पास जुड़ा हुआ उत्तर है, या जो हमारे पास नीली क्रांति का सबसे अधिक जो उत्तरदायी हम अगर मानते हैं तो एक्वाकल्चर यानी मछली पालन से। एक्वाकल्चर भारत में नीली क्रांति के अंतर्गत मछली, जो आपके तालाबों, पॉन्ड में दो प्रकार की मछली होती है, एक खारे पानी की मछली होती है, एक आपके पास क्या होता है, मीठे पानी की मछली होती है। मीठे पानी की मछली को ज्यादा अधिक टेस्टी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में फूड्स अवेलेबिलिटी मछली और आलू है, जिसपे भारत की 50% पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है। इसलिए भारत सरकार ने एक्वाकल्चर यानी मछली पालन उद्योग के लिए प्रोत्साहन के लिए इस क्रांति को चलाया, ताकि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का इन्हें लाभ मिल सके। नाउ व्यय कर लगाने का कॉन्सेप्ट किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, किस अर्थशास्त्री ने? यानी जितना हम खर्च करें उस पर टैक्स लगाएंगे। खर्च पर टैक्स की बात किसने की? प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? अगर खर्च पर टैक्स लग जाएगा तो हम खर्च कम करेंगे, जब खर्च कम करेंगे तो उससे बचते ज्यादा होंगी, जब बचत ज्यादा होगी तो उससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक काम करो, लोग फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। बड़े बड़े क्रिस्टर्स देख लो, एक कार नहीं, उनके पास इतनी अधिक कार्स हैं, क्या होता है, शौक में रखे रहते हैं। कुछ लोग कपड़े बहुत अधिक परचेज करते हैं, कुछ लोगों को आवश्यक नहीं होता बट अनावश्यक वस्तुओं को परचेज करके रख लेते हैं। तो प्रोफेसर कॉल्डोर ने कहा कि खर्च पर आप टैक्स लगा दीजिए तो लोग फिजूल खर्ची बंद कर देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो ये वास्तव में एन कॉल्डोर ने वास्तव में एक्सपेंडिचर टैक्स की बात कही थी कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यय पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि फिजूल खर्ची से हम बच सके। भारतीय रुपए का द्वितीय अवमूल्यन कब हुआ? फर्स्ट नहीं, द्वितीय अवमूल्यन। हम फिर से आपको रिकॉल कर दें, अभी हम ऊपर पढ़ चुके। अवमूल्यन का तात्पर्य अपनी मुद्रा की बाह्य मूल्य कम कर देना, जिससे एक्सपोर्ट निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट डिवैल्यूएशन एंड सेकंड डिवैल्यूएशन। फर्स्ट डिवैल्यूएशन याद रखना, पिछले सीरीज में हमने डिस्कस किया तो 1949 में किया था पहला अवमूल्यन। पहला भारत सरकार ने जो अवमूल्यन किया था वो 1949 में किया था और अपनी मुद्रा का मूल्य पहले कम कर दिया। पहले हमारा मुद्रा 1 रुपी इक्वल टू $1 था, हमारी मुद्रा का मूल्य बहुत ऊंचा था। फिर हमने जानबूझ करके अपनी मुद्रा का मूल्य कुछ कम कर दिया, $12 $1 बराबर कर दिया।
फिर द्वितीय अवमूल्यन, वास्तव में इससे क्या होता है, अवमूल्यन से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं, तो एक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता, फेवर में आ जाता है। ठीक है, इसलिए सेकंड डिवैल्यूएशन जो था वो 1966 में किया गया ताकि हम एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा सके और इंपोर्ट घटाएं, ताकि हमारा भुगतान संतुलन तेजी से क्या हो, इम्प्रूव करे, सुधार की स्थिति आए। हमारे ऊपर घाटा बहुत, हम लोग बहुत अधिक आयात कर रहे थे, अवमूल्यन के जरिए हम आयात को महंगा करते थे और निर्यात को सस्ता, तो विश्व के लोग हमारी वस्तुओं को लेने लगते हैं तथा हम क्या करते, हम जो वस्तुएं उनसे लेते वो हमारे लिए महंगी हो जाती। तो अपने देश की बाह्य मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये मेरा आज 19 प्रश्नों का ये चौथा सीरीज संपन्न हुआ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, वैसे मैं इसमें सारा कोर्स कवर करके चल रहा हूँ ताकि ओपन यूनिवर्सिटी का भी आप एग्जाम इसी के बेस पे असाइनमेंट दे सकें और साथ ही साथ पीसीएफ के लिए, पीजीटी के लिए, नेट के लिए दिस इज वेरी यूजफुल क्वेश्चंस जो आपको सही करेक्ट आंसर भी हम आपको बताते हैं, साथ ही साथ आपको रिकॉल करने में हेल्प करते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से है और इसके क्या मायने हैं। ओके, तो आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा अगर आपको कोई प्रश्न हो। थैंक यू।